नमस्कार दर्शक न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स को लेकर, ग्लोबल अपडेट्स को लेकर। बात मिडिल ईस्ट की करेंगे सबसे पहले, उसके बाद पाकिस्तान की बात भी की जाएगी और फिर दोबारा मिडिल ईस्ट पे भी आएंगे। फिर शुरुआत मिडिल ईस्ट से ही करते हैं, जहां मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा, पानी और डिजिटल सिस्टम दांव पर है। अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, तो ईरान भी जवाबी हमले की खुली चेतावनी दे रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर संकट गहराता जा रहा है, तेल सप्लाई प्रभावित है और वैश्विक बाजार में उथल पुथल मची है। वहीं पाकिस्तान के भीतर सांप्रदायिक तनाव और हिंद महासागर तक फैला सैन्य टकराव इस जंग को और जटिल बना रहा है। सवाल है कि क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? तो मिडिल ईस्ट में खतरनाक मोड़ पर जंग तो पहुंची है, पर जहां सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ऊर्जा सप्लाई तब दांव लगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलो वरना पावर प्लांट तबाह कर दिए जाएंगे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि वैश्विक टकराव का खुला ऐलान है। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया तो वह अमेरिका और इजराइल के वाटर प्लांट, डिस्टिलेशन सिस्टम और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा देगा। यानी अब जंग सिर्फ जमीन या आसमान तक सीमित नहीं रही, ये बिजली, पानी और डिजिटल सिस्टम की जंग बन चुकी है। इस बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, उसको बंद करने की बात सामने आई थी और जिसके बाद हड़कंप मच गया था। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, एयरलाइंस को भारी नुकसान हो रहा है और कई देशों में ईंधन महंगा हो चुका है। सवाल बड़ा है, क्या ये जंग अब वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा में बढ़ रही है या ऊर्जा को हथियार बनाकर दुनिया को झुकाने की कोशिश हो रही है, और क्या भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा? तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं चीजें किस तरह से ये हो रही हैं। मिडिल ईस्ट जंग, ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे में हॉर्मुज़ खोलने का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी है कि हॉर्मुज़ नहीं खुला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट को तबाह करेगा। ट्रंप बोले कि हम सबसे बड़े पावर प्लांट से हमला शुरू करेंगे और तैयारी पूरी कर ली गई है। ईरान ने कहा कि हमारे प्लांट पर हमला हुआ तो वाटर प्लांट उड़ा देंगे। ईरान की धमकी भी सामने आई। मिडिल ईस्ट में जंग अब ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला बन चुकी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा संकट गहराया है। दुनिया का करीब 20% तेल हॉर्मुज़ से गुजरता है और इससे सप्लाई जो है वो प्रभावित हुई है। ईरान ने इजराइल के डिमोना शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिससे हालात और तनावपूर्ण जो है वो देखने को मिले। डिमोना न्यूक्लियर सेंटर के पास हमला हुआ, 100 से ज्यादा लोग जो है इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और आज शहर में भी मिसाइल हमला किया गया, कई लोग घायल और हालत गंभीर जो है वो बताई गई। इजराइल में हमलों के बाद स्कूल बंद, सुरक्षा अलर्ट और पाबंदियां लागू की गई हैं। ईरान ने सऊदी अरब की और 60 ड्रोन दागे, ज्यादातर इंटरसेप्ट कर लिए गए। सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट करने का दावा किया है। अमेरिका, इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर जवाबी हमले तेज किए और ईरान का दावा है इसमें कि हमने 127 दुश्मन ड्रोन मार गिराए हैं। रक्षा मजबूत है। ब्रिटेन ने अरब सागर में टॉमहॉक मिसाइलों से लैस पनडुब्बी तैनात की है। G7 देशों ने ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित रखने के लिए बड़े कदम उठाने की बात कही है। जापान ने कहा जरूरत पड़ी तो हॉर्मुज़ में माइनस हटाने में मदद करेंगे। ईरान ने ब्रिक्स देशों से हस्तक्षेप कर युद्ध रोकने की अपील की। ईरानी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत कर समर्थन भी मांगा। ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। एयरलाइन सेक्टर को जंग के कारण $53 अरब का भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। जेट फ्यूल की कीमतें दोगुनी हुई, आने वाले समय में हवाई टिकट महंगी होंगी और श्रीलंका में पेट्रोल डीजल कीमतें तेजी से बढ़ी। आम जनता पर सीधा असर इस पर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल 398 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। सरकार ने खपत कम करने की अपील की है। ये श्रीलंका की बात थी। तेल की कीमतें $119 तक पहुंची, $150 तक पहुंचेंगी। हर दिन करीब 2.1 करोड़ बैरल तेल सप्लाई हॉर्मुज़ बंद होने से प्रभावित हो रहा है। ईरान के पास करीब 110 गैस बेस्ड पावर प्लांट है। बड़े हमले का खतरा बना हुआ है। दमावंद, शाहिद सलीमी और शाहिद रजाई सबसे बड़े पावर प्लांट माने जाते हैं। ईरान की बिजली उत्पादन में फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। बुशहर ईरान का एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा प्लांट है। रणनीतिक रूप से अहम भी माना जाता है।
बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला, एयर डिफेंस ने 2 ड्रोन मार गिराए। कतर में हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी से क्रैश, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी सामने हुई। साइप्रस में तनाव बढ़ा, ब्रिटेन और स्थानीय सरकार के बीच बातचीत भी हुई। ब्रिटेन ने कहा, हम केवल रक्षात्मक भूमिका निभा रहे हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। साफ कहना ब्रिटेन का। इजराइल के भीतर सरकार पर सवाल, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर उठे बड़े मुद्दे। एक्सपर्ट बोले, ट्रंप की रणनीति अस्पष्ट है, फैसले तेजी से बदल रहे हैं। ईरान ने टिट फॉर टैट रणनीति अपनाने का संकेत दिया है, जवाबी हमले तय समझिए। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ तो बड़ा मानवीय संकट पैदा होगा। आईटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब युद्ध का नया निशाना बन रहे हैं। साइबर वारफेयर के खतरे भी बढ़े, दोनों पक्ष डिजिटल हमलों की तैयारी में। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तेल और गैस सप्लाई बाधित होने से कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर साफ तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत समेत एशियाई देशों पर ईंधन महंगाई का सीधा असर दिख सकता है। अमेरिका ने अब तक ऊर्जा ठिकानों पर हमले से परहेज किया था, पर अब देखने आगे समय क्या होता है। ट्रंप की नई धमकी से युद्ध और अधिक खतरनाक मोड पर पहुंचा है। इजराइल ईरान संघर्ष अब क्षेत्रीय नहीं, वैश्विक संकट में बदलता जा रहा। रूस और चीन की भूमिका पर दुनिया की नजरें क्या करेंगे हस्तक्षेप? अगर युद्ध लंबा चला तो वैश्विक मंदी का खतरा और गहरा हो सकता है। कूटनीति बनाम युद्ध, क्या बातचीत से हल निकलेगा या संघर्ष और बढ़ेगा? और संकट ने पूरी दुनिया को ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अलर्ट कर दिया है। तो ये थी एक अहम बात। आप बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर, जहां पाकिस्तान के भीतर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसने देश की धार्मिक और राजनीतिक एकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के एक बयान ने शिया समुदाय में गुस्सा भड़का दिया है। रावलपिंडी में एक इफ्तार कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शिया धर्मगुरुओं से कहा, अगर आप ईरान से इतना प्यार करते हैं तो वहीं चले जाइए। यह बयान ऐसे समय आया जब पहले से ही मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और उसका असर पाकिस्तान के अंदर भी दिख रहा है। शिया नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने की कोशिश है। उनका कहना है कि ईरान से धार्मिक जुड़ाव को देश के खिलाफ वफादारी से जोड़ना पूरी तरह गलत और खतरनाक है। विवाद यही नहीं रुका। बैठक के बाद जनरल मुनीर का अचानक कार्यक्रम छोड़कर चले जाना भी शिया समुदाय को नागवार गुजरा। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान के अंदर बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और बदलती विदेश नीति को भी उजागर कर दिया। सवाल बड़ा है कि क्या पाकिस्तान में शिया सुन्नी दरार और गहरी हो रही है, और क्या यह विवाद देश की आंतरिक स्थिरता को हिला सकता है? तो ग्राफिक के माध्यम से आपको बताते हैं आखिर इस पूरे कार्यक्रम के अंदर क्या क्या कुछ हुआ था और किस तरह से ये बातें सामने आई। आसिम मुनीर का बयान, आसिम मुनीर का शिया धर्मगुरुओं को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। पाकिस्तान ने नया विवाद उस बयान से खड़ा हो गया है। इफ्तियार पार्टी में मुनीर बोले, ईरान से मोहब्बत है तो वहां चले जाओ। यह मुनीर का बड़ा बयान सामने आया था। बयान के बाद शिया समुदाय में गुस्सा, इसे अपमानजनक और भड़काऊ बताया गया। रावलपिंडी में हुई बैठक ने पाकिस्तान की सांप्रदायिक राजनीति को फिर गरमा दिया है। मुनीर बोले, दूसरे देशों के लिए वफादारी पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिया नेताओं ने कहा, हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाना पूरी तरह गलत है। धार्मिक जुड़ाव को देशभक्ति से जोड़ना खतरनाक। शिया समुदाय की कड़ी प्रतिक्रिया इसमें सामने आई। बैठक के बाद अचानक कार्यक्रम छोड़कर चले गए मुनीर। विवाद और बढ़ा। शिया धर्मगुरुओं ने इससे व्यक्तिगत और सामूहिक अपमान बताया। नाराजगी इससे बढ़ती हुई नजर आई। पाकिस्तान में पहले से मौजूद सांप्रदायिक तनाव इस बयान से और गहरा हुआ। कराची में विरोध प्रदर्शन पहले ही भड़के हुए थे, अब बयान से तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही। अली खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन तेज हुए थे, और जिसमें कराची में प्रदर्शन हिंसक हुए और पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालत काबू किए थे। पर वहां पर अमेरिकी दूतावास के पास प्रदर्शन हुए थे। वहीं फायरिंग के कई लोगों की मौत भी हुई थी। इस्लामाबाद में भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था, और गिलगित बल्चिस्तान में अशांति को लेकर मुनीर ने शिया नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया था।
शिया नेताओं ने कहा पूरे समुदाय को दोष देना अन्यायपूर्ण और गलत होगा। पूरे समुदाय को नहीं दोष दिया जा सकता। मोहम्मद शिफा नसवी ने बैठक में ही मुनीर के बयान का विरोध दर्ज किया था। नसवी बोले सभी शियाओं को एक नजर देखना उचित नहीं है। पाकिस्तान की सेना में भी शिया समुदाय की मौजूदगी नेताओं ने याद दिलाया आसिम मुनीर को। मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र कर शिया योगदान को बताया गया अहम। शिया समुदाय ने कहा हमारी वफादारी पाकिस्तान और इस्लाम दोनों के प्रति है। धार्मिक स्थलों से जुड़ाव आस्था का हिस्सा, देशभक्ति से कोई संबंध इसका नहीं है। मुनीर के बयान से धार्मिक पहचान और राष्ट्रवाद के बीच टकराव सामने आई। पाकिस्तान में शिया आबादी करीब 15%, बड़ी जनसंख्या प्रभावित होगी। लगभग 3 करोड़ 70 लाख शिया नागरिक। विवाद का असर व्यापक होने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान की विदेश नीति में बदलाव, ईरान से दूरी बढ़ने के संकेत भी दिख रहे हैं। सऊदी अरब के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश तेज हुई है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच संतुलन बिगड़ता नजर भी आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना यह बयान विदेश नीति से भी जुड़ा हो सकता है, पर कहीं ना कहीं असर पाकिस्तान देखने को मिलेगा। सेना ने आधिकारिक बयान में कहा मुनीर ने एकता बनाए रखने की अपील की है। आधिकारिक बयान और जमीनी हकीकत में अंतर, सवाल खड़े हो रहे हैं। शिया नेताओं ने कहा कि हमें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और यह बयानबाजी गलत है। धार्मिक आधार पर राजनीतिक बयानबाजी से हालत और बिगड़ सकते हैं। शिया नेताओं का कहना पाकिस्तान में पहले भी शिया सुन्नी तनाव कई बार हिंसा में बदल चुके हैं। यह बयान पुराने जख्मों को फिर से हरा कर सकता है। इस तरह की बयानबाजी वहां साफ देखने को मिली। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, संभावित विरोध प्रदर्शनों की आशंका के चलते अलर्ट। सोशल मीडिया पर बयान को लेकर तीखी बहस और आलोचना भी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बयान पर नजर रखी जा रही है। मानवाधिकार संगठनों ने धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंता जताई है और यह बयान ऐसे समय आया। पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर बंटे नजर आए। पक्ष ने सरकार और सेना की भूमिका पर सवाल उठाए। क्या यह बयान आंतरिक राजनीति को साधने की कोशिश है? बड़ा सवाल है। क्या ये विदेश नीति के दबाव में दिया गया यह बयान हो सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इससे पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता प्रभावित होगी? हो सकती है। क्या शिया सुन्नी विभाजन और गहरा होगा? बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। क्या यह विवाद बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है? जिस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं, क्या सेना और नागरिकों के बीच विश्वास की खाई बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या धार्मिक पहचान को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है? पाकिस्तान के लिए यह आंतरिक संकट बन सकता है। विशेषज्ञों की चेतावनी जो है वो साफ तौर पर दी गई है। धार्मिक नेताओं और सेना के बीच संवाद की जरूरत महसूस की जा रही है। क्या कूटनीतिक संतुलन बिगड़ने से आंतरिक तनाव बढ़ा है? ईरान से संबंधों में ठंडापन घरेलू राजनीति पर असर दिख रहा है। क्या यह बयान क्षेत्रीय तनाव का असर है? पाकिस्तान की राजनीति पर इसका असर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की छवि पर भी इस विवाद का असर पड़ सकता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आलोचना झेलनी पड़ सकती है? आसिम मुनीर का बयान ही कुछ इस तरीके से है। धार्मिक सहिष्णुता पर सवाल, क्या सरकार कोई कदम इस पर उठा सकती है? शिया समुदाय ने सम्मान और सुरक्षा की मांग जो है वो उठाई है। आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शनों के बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। पाकिस्तान के भीतर बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी। बढ़ते हैं आगे शुरू। अब बात करेंगे हिंद महासागर को लेकर, जहां हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप लेकिन असर पूरी दुनिया पर। डिएगो गार्सिया पर ईरान के मिसाइल हमलों ने मिडिल ईस्ट जंग की दिशा ही बदल दी। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक सीधा संदेश है।
अब जंग की सीमाएं टूट चुकी हैं। ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर इस रणनीतिक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर यह साफ कर दिया है कि उसकी मिसाइल क्षमता पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा है। भले ही मिसाइलें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची, लेकिन संदेश साफ है। अमेरिका और उसके सहयोगी अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने सैन्य अड्डों को अमेरिका के लिए खोल दिया है और परमाणु पनडुब्बी भी अरब सागर की ओर रवाना कर दी गई है। इसका मतलब साफ है कि अब ब्रिटेन भी इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होता दिख रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके खिलाफ ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल हुआ तो उन सभी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। सवाल बड़ा है, क्या डिएगो गार्सिया पर हमला इस जंग को वैश्विक युद्ध में बदल देगा, और क्या अब ब्रिटेन सीधे ईरानी मिसाइलों के रडार पर है? तो कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी समझाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। डिएगो गार्सिया पर हमला। डिएगो गार्सिया पर ईरान के मिसाइल हमले ने युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल दी है। 4000 किलोमीटर दूर लक्ष्य चुनकर ईरान ने अपनी लंबी दूरी की क्षमता दिखाई। हमला भले ही असफल रहा, लेकिन रणनीतिक संदेश बेहद स्पष्ट और खतरनाक दिया गया। अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा अब ईरान के निशाने पर आया। पहले सुरक्षित माने जाने वाले ठिकाने अब सीधे खतरे में आ गए। ईरान ने दिखाया कि उसकी मिसाइल रेंज उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को लेकर दुनिया में कई चिंता बढ़ी है। अमेरिकी SM-3 इंटरसेप्टर ने एक मिसाइल को हवा में ही नष्ट किया था। दूसरी मिसाइल उड़ान के दौरान फेल, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। फिर भी खतरा कम नहीं हुआ था। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत यह हमला माना जा रहा। ईरान ने संकेत दिया, अमेरिकी युद्धपोत हॉर्मुज़ में आए तो निशाना बनेंगे। IRGC का हॉर्मुज़ पर नियंत्रण, समुद्री रास्तों पर तनाव चरम पर पहुंचा है। अब दबाव अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर साफ दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन ने अपने एयरबेस अमेरिका के लिए खोल दिए। बड़ा रणनीतिक फैसला ब्रिटेन ने ये लिया है और कीर स्टारमर ने शुरुआती इनकार के बाद रुख अपना बदला है। ब्रिटेन ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी अरब सागर की ओर भेजी है। एक बड़ा फैसला लिया गया ब्रिटेन की तरफ से। ब्रिटेन का ये कदम उसे सीधे युद्ध में शामिल करता नजर आ रहा है और ईरान ने भी चेतावनी दी है। ईरान ने चेतावनी दी कि यूके बेस का इस्तेमाल हुआ तो जवाबी हमला तय समझो। ईरान ने यूके के फैसले को आक्रामकता में भागीदारी करार दे दिया है। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने भी ईरान को जवाबी चेतावनी जारी की। तनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, वैश्विक स्तर पर फैलता दिखाई दे रहा है, जहां पे दोनों देशों ने एक दूसरे चेतावनी दे दी है। RAF फेयरफोर्ट बेस अब ईरान के संभावित निशानों में शामिल हुआ है। यहां से B-52 और B-1B जैसे बम वर्षक ऑपरेट किए जा रहे हैं। भारी बम वर्षकों की तैनाती से हमले की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। डिएगो गार्सिया रणनीतिक समुद्री मार्गों के बीच स्थित बेहद अहम बेस है जहां ईरान ने हमला किया। यहां से अमेरिकी यूके दोनों की एयर और नेवल ऑपरेशंस संचालित होते हैं। मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन के कई और बेस भी खतरे की जद में बिल्कुल हैं। बहरीन में यूनाइटेड किंगडम नेवल सपोर्ट फैसिलिटी अहम टारगेट बन सकती है। यह फारसी खाड़ी में ब्रिटेन का प्रमुख स्थायी नौसैनिक अड्डा है। ओमान के टुकुंग में लॉजिस्टिक बेस रणनीतिक सपोर्ट हब के रूप में अहम माना जाता है। यह बेस एयरक्राफ्ट कैरियर और मरीन ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। कतर का अल उदीद एयर बेस भी संभावित हमले की जद में है। यह मिडिल ईस्ट में यूएस और RAF का बड़ा ऑपरेशनल हब है। UAE का अल मिनहाद एयरबेस भी ईरानी निशाने पर आ सकता है। यूनाइटेड किंगडम ने यहां हाल ही में स्थायी सैन्य केंद्र स्थापित किया है। साइप्रस में RAF आर्कुटरी और डेकिलिया बेस बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आर्कुटरी से मिडिल ईस्ट में RAF के फाइटर जेट ऑपरेट होते हैं, इसलिए काफी अहम माना जाता है। हजारों सैनिक और आधुनिक फाइटर जेट इस बेस पर
तैनात हैं। ईरान ने अभी तक इन बेस पर हमला नहीं किया, लेकिन चेतावनी साफ दी है। डियागो गार्सिया हमला भविष्य के बड़े हमलों का संकेत माना जा रहा है। अब ब्रिटेन के सभी प्रमुख सैन्य ठिकाने हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिका यूके गठबंधन के लिए यह नया रणनीतिक चुनौतीपूर्ण मोड़ बन चुका है। क्या अब ईरान सीधे नाटो सहयोगियों को निशाना बनाएगा? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या यह संघर्ष पूरी तरह वैश्विक युद्ध में बदल सकता है? ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। सवाल ये भी बड़ा, मिसाइल और नेवल वॉरफेयर का नया फेज शुरू होता दिख रहा है। ईरान ने साफ दर्शा दिया है, समुद्री रास्तों पर नियंत्रण को लेकर जंग और तेज हो सकती है। ऊर्जा सप्लाई और ट्रेड रूट्स पर भी खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता जा रहा है। एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट पर इस संघर्ष का असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट पे पड़ भी रहा है। भारत के लिए भी हिंद महासागर में सुरक्षा चिंता बढ़ती जा रही है। क्या यह हमला सिर्फ चेतावनी था या बड़ी रणनीति का हिस्सा इसको मान सकते हैं? अमेरिका अब अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि 48 घंटे अगले बहुत अहम। ब्रिटेन की भूमिका इस युद्ध में निर्णायक होती जा रही है। हो रही है, नहीं हो रही है, आने वाला समय बताएगा। ईरान का अगला कदम क्या होगा? पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं और अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, उस पर भी टिकी है। क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी या युद्ध और बढ़ता हुआ चला जाएगा? वैश्विक शक्तियां अब खुलकर दो गुटों में बढ़ती नजर आ रही हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की परीक्षा कई देशों के लिए चुनौतीपूर्ण समय बन चुकी है। युद्ध का विस्तार अब समुद्र, आसमान और दूर दराज ठिकानों तक पहुंचा है। डियागो गार्सिया हमला इस जंग का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में हालात और विस्फोटक होने की आशंका जताई जा रही है। अब देखते हैं आने वाले समय में कितनी ये विस्फोटक हो सकती हैं। तो ये थे कुछ खास और अहम खबरें। मिडिल ईस्ट की जंग अब सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक संकट बनती जा रही है, जहां ऊर्जा, सैन्य ताकत और धार्मिक तनाव एक साथ टकरा रहे हैं। ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान जैसे देशों की गतिविधियां इस संघर्ष को और खतरनाक बना रही हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से लेकर डियागो गार्सिया तक बढ़ती हलचल दुनिया के लिए चेतावनी है कि हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। कूटनीति और संवाद ही इस टकराव को रोकने का रास्ता हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हालत बेहद तनावपूर्ण है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह संकट किस दिशा में जाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।